Hello, aspirants. I hope you are well and motivated. I welcome you all to the Ticket to Mains program. आज PT 365 सीरीज़ में पॉलिटी की ये 8वीं क्लास है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स। कंट्री के जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें एक तो होते हैं कोर्ट्स की डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे लोकल कोर्ट्स। और इनके अलावा कुछ ट्रिब्यूनल्स का भी कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, कुछ ट्रिब्यूनल्स का भी गठन किया जाता है। किसके लिए? कि कोर्ट एक तो कंट्री में ओवरबर्डन है और फिर कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो स्पेशलाइजेशन की डिमांड करते हैं, तो उनके लिए ट्रिब्यूनल्स की गठन किया जाता है, जहाँ पे कुछ जुडिशियल मेंबर्स और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स को उस ट्रिब्यूनल की बेंच में प्लेस किया जाता है, जिससे कि वो किसी भी मैटर पर एक एक्सपर्ट जजमेंट दे पाए। तो पार्लियामेंट ने ट्रिब्यूनल्स का प्रोविजंस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया था, जिसमें इस अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया। सबसे पहला आर्टिकल 323A और दूसरा आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A में जो ट्रिब्यूनल्स गठन किए गए उनका सोल पर्पस था टू सॉल्व गवर्नमेंट सर्विसेज रिलेटेड मैटर्स। फॉर एग्जांपल, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दे कॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनका कोई डिस्प्यूट है विद इन डिपार्टमेंट एंड विद गवर्नमेंट, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना जाके किसी स्पेशलाइज्ड बॉडी में जाके अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। उस स्पेशलाइज्ड बॉडी का नाम है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाले एम्प्लॉयज़ की सर्विस रिलेटेड मैटर्स को रिजॉल्व करते हैं। और आर्टिकल 323B के अंडर अदर ट्रिब्यूनल्स आते हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आर्टिकल 323B के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। तो जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो आते हैं किसके अंडर? आर्टिकल 323A के अंडर। और अदर देन सर्विस रिलेटेड मैटर्स वो आते हैं आर्टिकल 323B के अंडर। तो ट्रिब्यूनल्स जो थे वो रिकमेंड किए गए थे बाय स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमिटी। दे आर नॉट बाउंड बाई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स विच इज़ फॉलोड नॉर्मली इन कोर्ट्स। अब कोर्ट्स क्या है, देखिए, कई सारे एक्ट्स के बेसिस पर काम करती हैं। जैसे कोर्ट्स एविडेंस के लिए नॉर्मली इंडियन एविडेंस एक्ट, अब तो इसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम चेंज कर दिया गया है नाम, लेकिन ओरिजिनली ये इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के बेसिस पर वो एविडेंस को रिकॉर्ड करते थे और रिकॉग्नाइज करते थे। अब इस एक्ट में जिस जिस टाइप का एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा वही कोर्ट्स को एक्सेप्ट होगा, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के साथ ऐसा नहीं है। ट्रिब्यूनल्स जो हैं दे वर्क अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ओके। ट्रिब्यूनल्स पावर्स आर लिमिटेड टू लॉज अंडर विच दे आर सेट। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो पावर्स होंगी, दे आर लिमिटेड टू मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट ओनली। ये एनवायरनमेंट के अलावा और किसी भी मैटर को नहीं सुन सकते हैं, ये किसी भी मैटर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कैट जो है, कैट सिर्फ और सिर्फ सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, ओनली सर्विस रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व कर सकता है। ऐसी रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स हैं, तो रिवर से रिलेटेड जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व कर सकता है। अब लेकिन कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन क्या है? कोर्ट्स तो बहुत सारे किसी भी मैटर को सुन सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, एक पर्टिकुलर मैटर के लिए ही बनाए जाते हैं और उसी मैटर को वो सुन सकते हैं, उसी मैटर को वो डिसाइड कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस के अगेंस्ट जो अपील होती है वो हाई कोर्ट में होती है, उसके बाद में चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन के अगेंस्ट अपील
हो सकती है। ठीक है, अब कैट से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब देखिए वैसे तो कैट 1985 में बनाया गया था, इस समय राजीव गांधी गवर्नमेंट थी। अब मान के चलिए कि ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स। अब देखिए ट्रिब्यूनल्स का मैंने अभी बताया आपको, ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबरशिप होती है उसमें एक तो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर्स, और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स, और कुछ मेंबर्स होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट की साइड से। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है, द मेंबर्स ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स, यस, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने के बेसिस से हम क्या क्या कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, एक तो नाइदर 1 और 2 और एक 1 ओनली। अब बचे ये दो, इनके बेसिस पर अगर आपको पहला स्टेटमेंट पता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट पता है तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई आंसर चूज़ कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो आप 50-50 का गैस यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन एक लॉजिक ये भी देने वाला है कि कैट एक रिसेंट बॉडी की तरह से याद आता है। अब लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट कब हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट काफ़ी पुरानी है, तो इसके चांसेस कमी है कि कैट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम की हो। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारतीय हरित अधिकरण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टाब्लिश्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। अब देखिए कोई भी ट्रिब्यूनल जो होता है वो किसी न किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ही एस्टाब्लिश किया जाता है। उसके प्रोविजंस किस में है, आर्टिकल 323A एंड 323B। ऐसे ही एनजीटी को एस्टैब्लिश किया गया है एनजीटी एक्ट के अंदर 2010 में, टू हैंडल केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, इसका जुरिस्डिक्शन है फॉर द एक्ट्स रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड अदर लॉज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। इट हैज़ ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन ओवर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। अब ये ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मीनिंग क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो होती है जिस मैटर पर उस बॉडी में, उस कोर्ट में डायरेक्ट जाया जा सके। ठीक है, अब जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है और एनजीटी की उसके अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है तो उस मैटर पर एनजीटी को डायरेक्ट अप्रोच किया जा सकता है, ये नहीं कि पहले हाई कोर्ट जाओ फिर ये जाओ, इस तरीके से। ऐसे ही अपीलेट जुरिस्डिक्शन में क्या है कि किसी भी लोअर कोर्ट के अगेंस्ट, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट एनजीटी में अपील की जा सकती है। इसका कंपोजिशन क्या है, एनजीटी के मिनिमम 10 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 20। अब जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। इसमें कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। द एक्सपर्ट मेंबर्स मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। इट हैज़ पावर्स इक्विवेलेंट टू ए सिविल कोर्ट, मीन्स इट कैन इशू समन टू एनी पर्सन और एनी एंटिटी and can enforce fines and penalties. It can provide relief and compensation for environmental damage. NGT can review government decisions that affect the environment. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था लेकिन आज भी ये इक्वली रिलेवेंट है। क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which of the following provisions of the Constitution of India। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोविज़न पूछा गया है कि किस प्रोविज़न के अंडर इसको इनेक्ट किया गया है। सबसे पहला है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड कंस्ट्रूड
एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब देखिए, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज ए फंडामेंटल राइट विच इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21। अब एनजीटी किन मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया है? फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, इसके बेसिस पर हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड हियर, ठीक है। अब ऑप्शन ए बचा, सी बचा एंड डी बचा। अब देखते हैं हम कि स्टेट 1 बाई 1 अलग स्टेटमेंट्स को। फॉर द प्रोविजंस ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 275। अब एक चीज़ तो हमें पता है कि एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है जो आर्टिकल 323 बी आर्टिकल 323 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो 275(1) तो होगा ही नहीं होगा। दूसरी बात कि शेड्यूल्ड एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट के रॉन्ग होने से कौन सा एलिमिनेट हो गया? स्टेटमेंट डी। अब थर्ड देख लेते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 243A। अब 243A के अंडर भी ये इसका कुछ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो ओनली स्टेटमेंट रिमेनिंग इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब देखिए, प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में। गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर्स हैं वो दी गई हैं आर्टिकल 161 में। अब देखिए, अगर ये आर्टिकल्स आपको पेपर में कभी जैसे क्वेश्चन आ जाए कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू व्हाट, अब अगर ये पूछा जाए कि स्टेट से रिलेटेड कोई मैटर हो तो वो किस आर्टिकल में होगा, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर गवर्नर स्टेट से रिलेटेड मैटर है और प्रेसिडेंट यूनियन से रिलेटेड मैटर है, तो आप सिंपल ये ध्यान रखिए कि अगर कोई आपका यूनियन से रिलेटेड आर्टिकल आपको याद है तो उसमें 89 प्लस कर दीजिए। जो आर्टिकल आएगा, मोस्ट ऑफ द चांस होंगे 99% कि जो आर्टिकल आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड मेजर से होगा। जैसे प्रेसिडेंट है 72, अब इसमें 89 हम ऐड कर देंगे तो आया 161। तो 161 इज रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड 72 इज रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। Although this is not always true, but in 99% of articles it works. So the jurisdiction of president's pardoning powers is regarding union and state laws. किसी भी यूनियन एंड स्टेट लॉ के अंडर दी गई सज़ा को प्रेसिडेंट चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। गवर्नर का सिर्फ लिमिटेड है अप टू स्टेट लॉज। क्या प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल केसेस को भी पार्डन कर सकते हैं? यस। क्या गवर्नर कर सकते हैं? नहीं। क्या प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं? यस। प्रेसिडेंट कैन पार्डन मतलब बिल्कुल फ्री, ख़त्म, बिल्कुल माफ़ कर दिया। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस, प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस, ही कैन रिमिट, रेस्पाइट और रिप्रीव ए डेथ सेंटेंस। क्या गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं? नहीं। गवर्नर कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस, बट he can remit or commute a death sentence. What are the types of pardoning powers? सबसे पहला तो पार्डन है, मीन्स रिमूव्स बोथ पनिशमेंट एंड कन्विक्शन, बाइज्जत बरी कर देना। दूसरा है कम्यूटेशन, मीन्स रिड्यूसेस पनिशमेंट टू ए लेसर वन, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको रिड्यूस करके 20 साल की सज़ा कर दे या 15 साल की सज़ा कर दे। कम्यूटेशन में होगा कि जैसे रिगरस इम्प्रिजनमेंट है तो उसको नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट कर दे। रिमिशन में क्या होगा कि सेंटेंस की जो लेंथ है उसी को रिड्यूस कर दे विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। अब जैसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो उसको रिड्यूस करके कर दें 20 साल की इम्प्रिजनमेंट विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रेस्पाइट क्या होता है? अवॉर्ड्स लेसर पनिशमेंट इन स्पेशल केसेस फॉर सच एज
ए प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई डिसेबल पर्सन है या किसी पर्सन को बीमारी है बहुत ज़्यादा सीरियस, उस केस में उसका जो पनिशमेंट होगा वो कम कर दिया जाएगा। रिप्रीव क्या होता है कि टेम्पररी स्टे ऑफ द पनिशमेंट। तो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास जब कोई मर्सी पिटीशन जाती है तो वो सबसे पहले रिप्रीव ही करते हैं, जो उसको पनिशमेंट दी जा रही होगी उसको पहले स्टे करते हैं, उसको डिले करते हैं। क्या प्रेसिडेंट की पार्डनिंग जो जजमेंट होगा, जो पार्डनिंग डिसीजन होगा, इज़ दैट लाइबल टू जुडिशियल रिव्यू? यस, दैट इज़ लाइबल टू जुडिशियल रिव्यू इफ़ इट इज़ एक्सरसाइज्ड आर्बिट्रेरीली, बट कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन द रीजनिंग बिहाइंड द प्रेसिडेंट्स डिसीजन। गवर्नर के पार्डनिंग डिसीजंस भी जुडिशियल रिव्यू के लायबल होते हैं। इज द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिक्वायर्ड? यस, एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड इवन फॉर एक्सरसाइजिंग द पार्डनिंग पावर बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम न्यायालय। लास्ट लेक्चर में हमने जुडिशरी के लोकल अदालत, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सब हमने डिस्कस किए थे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसमें ग्राम न्यायालय छूट गया था, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम न्यायालय आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट एक्सक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड सर्टेन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि जो पंचायत लेवल पर जो पंचायत हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे कुछ मोबाइल कोर्ट सेटअप किए गए हैं, जो किसी एक सेटअप एक जगह फिक्स नहीं है, लेकिन जहाँ पर कोई भी इंसिडेंट हुआ है या जिस भी गांव में उस कोर्ट की सर्विस की ज़रूरत है वो कोर्ट वहाँ मूव करता है, वहाँ जाके लोगों के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। ये एक मोबाइल कोर्ट होता है। इट इज़ हेडेड बाय न्यायाधिकारीज, ये पोस्ट का नाम ध्यान रखिए, न्यायाधिकारी, अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। दे हैव सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, मीन्स दे कैन लिसन टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दे फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, मीन्स यहाँ पर कोर्ट के अंदर फॉलो होने वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फॉलो करना यहाँ ज़रूरी नहीं होता। दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपील्स इन केस ऑफ ग्राम न्यायालय, अपील्स इन क्रिमिनल केसेस गो टू द कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट एंड इन सिविल केसेस गो टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद डिस्पोजल विद इन 6 months। मीन्स जो अपील होती हैं ग्राम न्यायालय के जजमेंट्स के अगेंस्ट, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसकी अपील जाएगी सेशन कोर्ट में, अगर कोई सिविल केस है तो उसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और उन अपील का डिस्पोजल 6 महीने में होना मैंडेटरी है बाय द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। अब क्या हर स्टेट में ग्राम न्यायालय है? आइडियली इट इज़ मैंडेटेड बट इट इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एवरी स्टेट। ठीक है, तो नॉट इन एवरी स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसको हम इस क्वेश्चन के तरीके से समझते हैं, इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। Pursuant to report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed. Yes, this statement is correct. The Constitution of India empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves. Yes, this statement is also correct. तो मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट आपको नहीं पता है, लेकिन दूसरा तो पता ही होगा, क्योंकि जब आप जस्टिस सिस्टम पढ़ेंगे, जब जुडिशरी पढ़ेंगे, तो उसमें साफ साफ दिया गया है कि कोर्ट्स कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट। तो इसके बेसिस पर, सिंस वी नो दैट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट वी कैन एलिमिनेट फ्यू ऑप्शंस। विच ऑप्शन? वी एलिमिनेट ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। अब ऑप्शन ए और बी बचा। अब 1 and 2 आर कॉमन इन बोथ ऑप्शंस, रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन 4। तो ऑप्शन
4 की क्रेडिबिलिटी हम देख लेते हैं। अब क्योंकि ऑप्शन 3 इसमें नहीं है तो स्टेटमेंट 3 जो है रॉन्ग है। अब वैसे भी रॉन्ग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इट इज़ डिफाइंड अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। इट इज़ डिफाइंड अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब स्टेटमेंट 4 देख लेते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, लॉ मेकिंग पावर इज गिवन टू पार्लियामेंट, सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में आपको बस इतना जानने की ज़रूरत है कि it was recommended by the H.N. Sanyal Committee. It is defined in the Contempt of Court Act 1971. Contempt of court are of two types: civil contempt and criminal contempt. High courts and Supreme Court can punish for their contempt. Parliament is empowered to make laws on the contempt of court. That is enough from the perspective of prelims exam. Next topic is जीरो FIR। अभी ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है जीरो FIR के लिए। अब देखिए जीरो FIR होती क्या है। नॉर्मली जो FIR होती है उसकी क्या प्रॉब्लम है कि जहाँ पे क्राइम हुआ है, जिस एरिया में क्राइम हुआ है, FIR वहाँ लिखी जानी ज़रूरी है। अब कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि क्राइम हुआ है कहीं और जो विक्टिम है वो पहुंच जाता है कहीं और, तो उसकी FIR रजिस्टर्ड नहीं होती। तो उस रेड टेप की वजह से, उस फॉर्मेलिटी की वजह से जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलने में देरी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये रूल किया कि जीरो FIR लिखी जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जीरो FIR क्या है। जीरो FIR इज एन FIR that is registered irrespective of the area where offense is committed. Now, this FIR helps in cyber crime also. Cyber crime. अब ये कैसे, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, अब लेकिन कोई स्कैमर मुंबई में बैठा है, तो मुंबई में बैठे बैठे वो क्राइम कर देगा, आपको स्कैम कर लेगा। अब FIR कहाँ लिखी जाएगी, दिल्ली में या मुंबई में? तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। अब जीरो FIR के आने से क्या होगा कि आप चाहे किसी भी स्टेट में हो और स्कैमर किसी भी स्टेट में हो, आप कहीं भी जीरो FIR लिखा सकते हैं। द राइट टू हैव एन FIR रजिस्टर्ड फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज ए लीगल एंटाइटलमेंट अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, फॉर्मरली नोन एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मीन्स FIR लिखा जाना आपका एक लीगल राइट है, एक लीगल एंटाइटलमेंट है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो अगर UPSC क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ दे कि लॉजिंग एन FIR इज ए फंडामेंटल राइट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो नहीं, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है और न ही वो राइट टू लाइफ के अंडर कवर होता है। लेकिन हाँ, ये एक लीगल राइट जरूर है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैंडेटेड दैट पुलिस मस्ट रजिस्टर एन FIR इफ ए कंप्लेंट पर्टेन्स टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म एक्ट्स। अभी देखिए 3 लॉज को रिफॉर्म किया गया है, रिप्लेस किया गया है। वो है इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इनके प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अब सारे प्रोविज़न पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मोटा मोटा देख लेते हैं जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पहला एक्ट है भारतीय न्याय संहिता। इट रिप्लेस्ड द इंडियन पीनल कोड विच वाज कंटिन्यूड फ्रॉम 1860। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे प्रोविज़न हैं, लेकिन मेन प्रोविज़न देख लेते हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काम के हैं। जैसे
इट अलाउड कम्युनिटी सर्विस एज वन ऑफ द पनिशमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस। अब मान लीजिए कोई ऑफेंस ऐसा है जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया या बटुआ चुरा लिया किसी का, है ना, तो उस तरीके से अब उसको जेल में रखने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, उल्टा गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ता है और वो बंदा भी परेशान रहेगा। तो बेटर है कि उसको सुधरने का एक मौका दिया जाए, उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट किया जाए। तो उसके लिए इस एक्ट में एक कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न किया गया है। कम्युनिटी सर्विस मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी एनजीओ में सर्विस करना या कुछ और प्लांटेशन वगैरह में हेल्प करना। वो भारतीय न्याय संहिता रिमूव्स द ऑफेंस ऑफ सिडिशन। देखिए, सिडिशन एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था। किसी भी पर्सन को सिडिशन के बेसिस पर चार्ज लगा के जेल में बंद कर दिया जाता था। कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अभी भारतीय न्याय संहिता में क्या है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन जो ज़रूरी प्रोविजंस थे जैसे रिगार्डिंग इंडिया सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस, ये रिप्लेस कर दिए गए हैं। मींस इनको बरकरार रखा गया है, लेकिन सिडिशन को हटा दिया गया है। जो सिडिशन की ओरिजिनल फॉर्म थी उसको हटा दिया गया है, लेकिन सर्टेन प्रोविजंस आर स्टिल देयर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय न्याय संहिता हैज़ रिमूव्ड सिडिशन, यस, इट हैज़ रिमूव्ड सिडिशन। इट डिफाइंस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए। अगला है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इट रिप्लेस्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इट प्रोवाइडेड फॉर द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल अंडर वेरियस एक्ट्स। मीन्स इसमें क्या है, इस एक्ट के अंडर किस तरह के प्रोसीजर हैं, फॉर अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल। अब एक प्रोविज़न इसमें बहुत काम का है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक क्या होता था कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं था। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू सेल्फ इंक्रिमिनेट। अब उनसे किस तरीके के एविडेंसेस अलाउड थे, जैसे सिग्नेचर लेना, उसको बाइंडिंग था कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो सिग्नेचर के लिए बाइंड कर सकते हैं, लेकिन सर्टेन बायोलॉजिकल एविडेंसेस थे जिनके लिए उसको बाइंड नहीं किया जा सकता था, जैसे वॉइस, ब्लड सैंपल, इस तरीके से। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या प्रोविज़न किया गया कि इट एम्पावर्स ए मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसिमेन, सिग्नेचर्स, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस एंड वॉइस सैंपल्स। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन एक्चुअली अभी सेल्फ इंक्रिमिनेशन अभी भी अलाउड नहीं है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि किसी भी पर्सन को फोर्स करना कि वो अपने ही एक्यूजेशंस के अगेंस्ट बयान दे, ठीक है, अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस को एक्सेप्ट करे, उसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो वो अभी भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इट रिप्लेस्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इट अलाउज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। अब देखिए, इससे पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एडमिसिबल नहीं होते थे अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि ऑफेंसेस का नेचर चेंज हो रहा है, साइबर क्राइम्स वगैरह एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी रिकॉर्ड में लिया जाए। तो इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम अलाउज एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एज एविडेंस। इट अलाउज ओरल एविडेंस टू बी गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। पहले क्या होता था कि गवाही सिर्फ कोर्ट में जाके ही देनी है, लेकिन ओरल एविडेंस अब आप इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करके भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। तो आर्टिकल 9 के अंदर 6 राइट्स दिए गए हैं दैट गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स ऑफ फ्रीडम। ये देखिए सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ओनली फॉर द सिटीजन्स। ये फॉरेनर्स के लिए या एलियंस के लिए अलाउड नहीं है। अब कौन से राइट हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस,
right to move freely in India, right to reside and settle, right to practice any profession. अब इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं, जैसे एक्सप्रेस थ्रू व्यूज़ सच ए स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग। असेंबली में क्या है कि पब्लिक मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोसेसन ऑन पब्लिक लैंड्स आर अलाउड। फॉर्म एसोसिएशंस में क्या है कि फॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस। राइट टू मूव फ्रीली में क्या है कि इट कवर्स मूवमेंट विद इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 19 एंड ट्रेवल्स अब्रॉड विद रिटर्न राइट्स। ओके। राइट टू रिजाइड एनीवेयर इन इंडिया, राइट टू इंगेज इन लॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, दे आर लिमिटेड राइट्स, दे आर लिमिटेड राइट्स। ठीक है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बेसिस पर इन राइट्स के एक्सरसाइज को रोका जा सकता है, जैसे रिगार्डिंग स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक राइट के कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। मोटा मोटा आप ध्यान रखिए, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये लगभग सब जगह है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस लॉजिक लगाइएगा थोड़ा, एग्जाम में हो जाएगा। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब ये क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज्ड पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और ए कॉरपोरेशन। नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट अनलेस इट वाज ए क्राइम व्हेन कमिटेड और पनिश्ड बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड पेनल्टी। मीन्स जब कोई क्राइम किया गया, जब कोई एक्ट किया गया, अगर वो उस समय क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है तो उसको उसके लिए पनिश नहीं किया जा सकता, भले ही वो बाद में क्राइम की कैटेगरी में डाल दिया जाए। नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ठीक है, इसको बोलते हैं नो डबल जेपर्डी, GEOPARDY, नो डबल जेपर्डी। नो अक्यूज्ड पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट देमसेल्व्स, मीन्स इसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। नो डबल, देयर कैन बी नो डबल जेपर्डी, मीन्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ क्राइम यू कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस। मान लीजिए कि आप, किसी ने एक मर्डर कर दिया, ठीक है, और किसी ने 2 मर्डर कर दिए, तो इन दोनों केस में सज़ा लगभग बराबर सी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले के लिए 50 साल की सज़ा और दूसरे के लिए भी उम्र कैद 50 साल की सज़ा, तो दोनों मिला के 100 साल होगी, ऐसा नहीं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 21 विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। दिस राइट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। अब इसके अंडर कौन सा आता है, राइट टू मूवमेंट, राइट टू मूवमेंट अब्रॉड। अगर आपको देश के बाहर जाना है तो ये कवर होता है आर्टिकल 21 के अंडर। एक और राइट है जो आर्टिकल 21 के अंडर कवर होता है, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। द स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड अप फ्रॉम 6 to 14 years. It was added by 18th Amendment Act 2002. It applies only to elementary education. It was added by 86th Amendment Act, sorry. Earlier, Article 45 and Part 4, that is TPSP, mandated free education as a directive principle. Next is Article 22. It provides protection against arrest and detention. अगर कोई पर्सन अरेस्ट कर दिया हो जाता है या उसको डिटेन कर लिया जाता है, डिटेन का मीनिंग क्या है,
उसको पकड़ के लॉकअप में बंद कर देना। तो डिटेंशन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्यूनिटिव, दैट इज पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन। सेकंड वन इज प्रिवेंटिव, मीन्स पनिशमेंट विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन। पहला तो ये है कि आपने कोई ऑफेंस किया, किसी ने कोई ऑफेंस किया, उसको अरेस्ट किया, फिर उसको कोर्ट ने सज़ा दे दी, दैट इज़ प्यूनिटिव डिटेंशन। दूसरा है कि मान लीजिए पुलिस को ये पता चल गया कि कोई भी बंदा कोई क्राइम करने जा रहा है और वो क्राइम दैट इज़ ऑफ ग्रेव नेचर, तो पुलिस चाहे तो उसको अरेस्ट करके डिटेन कर सकती है, वो हो जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्यूनिटिव डिटेंशन के अंडर राइट्स क्या हैं? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड के बेसिस पर अरेस्ट किया गया है वो बताना ज़रूरी है। द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइजेज फर्दर डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी नहीं देते हैं तो 24 घंटे बाद रिलीज़ करना कंपलसरी हो जाता है पुलिस के लिए। राइट्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर क्या राइट्स होते हैं? द प्रोटेक्शन अवेलेबल, इट इज़ दीज प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियंस। द डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 months, ठीक है, 3 महीने तक तो आपको भैया डिटेन कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद नहीं कर सकते, बशर्ते अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द हाई कोर्ट रिपोर्ट्स सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन। मीन्स इस 3 महीने को कौन एक्सटेंड कर सकता है? ये एडवाइजरी बोर्ड। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेनू, जिसको डिटेन किया गया है उसको। he or she should have the opportunity to make a representation against the detention order. नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब डिटेल में तो ये एक्ट जो है मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारे फीचर्स इसके इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेन जो फीचर्स हैं जो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच आर मेंशन्ड इन दिस एक्ट। फर्स्ट वन इज़ डेटा फिड्यूशियरीज। ये क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं या कंपनी होती हैं जो डेटा को प्रोसेस करती हैं, ठीक है, जैसे जियो, एयरटेल, दीज आर डेटा फिड्यूशरीज। डेटा प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो लोग जिनका डेटा प्रोसेस किया जाता है, जिनका डेटा कंपनीज यूज़ करती हैं, उनको डेटा प्रिंसिपल्स कहते हैं, जैसे मैं और आप, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी पूछ दे कि रिसेंटली दिस टर्म डेटा फिड्यूशरी वाज इन न्यूज़, व्हाट डज इट रिलेट टू, या फिर व्हाट डज इट मीन। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर कर पूछता रहता है। नेक्स्ट है सम प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल्स is required for processing of data. Consent is not required for legitimate uses including provisions of benefits or services by the government and the medical emergency. Right of data principle, data principle क्या है? जो लोग हैं उनको data principle कहते हैं। इनके rights क्या हैं? To obtain information about processing, means क्या प्रोसेस हुआ, कहाँ तक प्रोसेस हुआ, क्यों प्रोसेस हुआ, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन। सीक करेक्शन एंड इरेजर ऑफ पर्सनल डेटा। अगर हम चाहते हैं कि किसी एक कंपनी के साथ अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या उससे सर्विसेज अब हम नहीं ले रहे, तो हम चाहें तो अपना डेटा जो है वहाँ से इरेज करा सकते हैं। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ डेटा प्रिंसिपल? ड्यूटी बस एक ही है कि फर्जी कंप्लेंट ना दर्ज कराएं बस किसी भी कंपनी का अगेंस्ट। अगर कंप्लेंट फर्जी हुई तो 10,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है। व्हाट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूशरीज? जो कंपनीज हैं उनका ऑब्लिगेशन क्या है? टू इन्फॉर्म डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अफेक्टेड पर्सनस इन द इवेंट ऑफ ए ब्रीच। मीन्स अगर आपका डेटा कभी हैक हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को बताना होगा।
और भी ऑब्लिगेशंस हैं, 4-5 ऑब्लिगेशन है, मैंने बस यहाँ 2 ही डिस्कस किए हैं जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। दूसरे ऑब्लिगेशन कौन से हैं कि जैसे सफिशिएंट सिक्योरिटी मेजर्स को इंश्योर करना, ठीक है, डेटा सेंटर्स का मेंटेनेंस रखना, इस तरीके से। इरेज पर्सनल डेटा एज सुन एज द पर्पज हैज़ बीन मेट एंड रिटेंशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लीगल पर्पसेस। मीन्स जब डेटा का पर्पज़ पूरा हो गया, जिस पर्पज़ के लिए डेटा लोगों का लिया गया था वो पूरा हो गया, और लीगल पर्पसेस भी अलाउ करते हैं कि अब ये डेटा नेसेसरी नहीं है, तो लोगों के डेटा को इरेज करना ये ऑब्लिगेशन है फॉर द डेटा कंपनीज। हाउएवर देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस that data can be stored for the purpose of security, research, sovereignty, etc. What is Data Protection Board of India? It is a newly constituted body under this act. This body is established by the central government, not by president. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट इसको नहीं अपॉइंट करते हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। व्हाट इज़ द पर्पस? टू मॉनिटर कंप्लाइंस एंड imposing penalties. Compliance for what? Compliance for this act. Hearing grievances made by affected persons. It hears appeals against its decisions. No, it does not hear itself. The appeals against its decisions will lie with Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal. मीन्स इसके डिसीजंस के अगेंस्ट अगर कोई अपील है तो वो इस बॉडी के पास जाएगी, ये बॉडी उसके अगेंस्ट अपील को सुनेगी। व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र? दिस एक्ट अलाउज ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट टू कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। जिन कंट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट डेटा ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करेगी बस उनको ही छोड़ा जाएगा, बाकी सब सारे कंट्रीज़ के लिए डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है, डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, keep practicing previous year questions, keep revising. Thank you.